What is allotropy? Existence of an element in more than one forms in same physical state is called allotropy. It means that when an element has more than one appearances, then this process is known as allotropy. The forms which are of different appearances are known as allotropes. Allotropes, since belongs to the same element, allotropes are the different forms of the same element, so they differ in their physical properties but they have the same chemical properties. क्योंकि उनकी composition same है, उनके atoms की टाइप में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट में चेंज है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. सो द एलोट्रोप्स आर द different forms of an element which are different in physical properties but are same in chemical properties. हमारे बहुत से स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम में भी पढ़ते हैं. सो आप सबके लिए अगेन मैं इसको बता देती हूँ कि जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स यानी डिफरेंट अशकाल में डिफरेंट अपीयरेंसेस में पाया जाए तो इस प्रोसेस को हम एलोट्रॉपी कहते हैं. दिस एलोट्रॉपी मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग टू फैक्टर्स. नंबर वन इज़ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. इट मीन्स एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हों तो तब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी. Second factor is different arrangement of atoms or molecules in a crystal of element. अगर element के crystal में molecules या atoms की arrangement change हो जाए तो इससे भी इसकी physical properties change हो जाएंगी और इन different forms को हम allotropes कहेंगे. अब हम first factor when number of atoms in a molecule is different इसको discuss कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन के जब 2 एटम्स कंबाइन होते हैं तो इसके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाती है O2. और जब 3 एटम्स कंबाइन होते हैं तो तब भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है लेकिन अब हम इसे ओजोन कहेंगे. दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ऑक्सीजन इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस और ओजोन कलरलेस या फिर पेल ब्लू कलर की होती है. ऑक्सीजन इज soluble in water and some other liquids, common liquids, लेकिन ओजोन जो है वो सिर्फ नॉन पोलर इनर्ट लिक्विड्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड में soluble होती है. इसके अलावा फ्लोरोकार्बन में भी ये soluble है. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन कैन पास, जबकि ओजोन लेयर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास नहीं हो सकती. इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द अर्थ ड्यू टू विच इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन. अब हम एलोट्रोपी की सेकेंड रीज़न को डिस्कस कर लेते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स लिए हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकीबॉल्स. यू कैन सी नंबर 1 इज़ ग्रेफाइट, जो कि हम पेंसिल में भी देखते हैं कि लिखने के लिए यूज़ होता है ये एलिमेंट. और इसके साथ ही मैंने इसके क्रिस्टल में एटम्स की अरेंजमेंट को भी शो किया है. इसके एटम्स हेक्सागोनल अरेंजमेंट में अरेंज हुए हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड इनमें पाया जाता है. और ये स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो हैं वो लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से ग्रेफाइट एक सॉफ्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है. और इसको हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं पेंसिल में, आप जिसको अक्सर लेड पेंसिल भी कहा जाता है, इसमें ग्रेफाइट यूज़ होता है लिखने के लिए. सेकेंड example is diamond. Diamond is a hard structure, shiny and beautiful. इसमें atoms are arranged tetrahedral form. इसमें टेट्राहीड्रल फॉर्म में एटम्स अरेंज हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही रिजिड और स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है. यही वजह है कि डायमंड एक हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है. थर्ड वन इज़ द बकीबॉल्स, जिसमें अबाउट 60 एटम्स पर मॉलिक्यूल मौजूद हैं.
जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बकीबॉल्स को हम टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेशन पीस या फिर ज्वेलरी बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल्स इज चेंज्ड, their physical properties is also changed and with it their uses is also changed। जब क्रिस्टल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है और साथ ही साथ इसके इस्तेमाल में भी तब्दीली आ जाती है। हम डिफरेंट फॉर्म्स को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि सल्फ़र। सल्फ़र के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, एक रोम्बिक और दूसरे मोनोक्लिनिक। इन दोनों फॉर्म्स में 8 एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने से इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज़ अबव 96 डिग्री सेंटीग्रेड then monoclinic sulfur exists, and below 96 degree centigrade sulfur is rhombic form. Temperature at which two crystalline forms coexist is known as transition temperature. Let's see what is transition temperature. Transition temperature is a temperature at which one allotrope changes to another allotrope. जैसा कि सल्फर में आपने देखा 96 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्रांजिशन टेम्परेचर बिकॉज एट दिस टेम्परेचर वन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर चेंजेस टू एन अदर फॉर्म। इट्स सल्फर मॉलिक्यूल, 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर। ये एक और एलिमेंट है दैट इज़ फास्फोरस विच इज़ ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसकी भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। दिस इज़ रेड फास्फोरस एंड इट इज़ स्टेबल एट अ टेम्परेचर अबव 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स वाइट फास्फोरस which is stable at a temperature below 250 degree centigrade. So 250 degree centigrade is the transition temperature for phosphorus. White phosphorus is very reactive and poisonous. It exists as tetraatomic molecules. Red phosphorus is less reactive, non-poisonous and a brittle powder. So that's why we also use it for making matchsticks. Red phosphorus is less reactive, non-poisonous and brittle powder. इसीलिए रेड फास्फोरस को मैच स्टिक बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।